हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी ट्वेल्थ का चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत एवं प्रक्रम। दोस्तों ये पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी से बनाया है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को सेम टू सेम फॉलो किया है और इसमें अपन पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर फ्लो डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। पहले अपन देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। तो देखो दोस्तों, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इसमें उन तकनीकों का वर्णन मिलता है, मतलब इसमें वो तकनीक आती हैं जिनसे जीवधारी या फिर जीवधारी से प्राप्त एंजाइम, इन दोनों में से किसी का भी उपयोग करते हुए अपन मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम का विकास किया जाए। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। उत्पाद का मतलब है जैसे कि एल्कोहल, हार्मोन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह ये सब। और प्रोसेस का मतलब जैसे कि पीसीआर, ठीक है, और क्या एलाइसा, इस टाइप से प्रोसेस का निर्माण करना भी क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। डबल रोटी, दही और शराब। इंग्लिश में वाइन दिया है तो आप वाइन याद करना। इंग्लिश की एनसीईआरटी में दिया है, हिंदी में शराब दिया है, इंग्लिश में वाइन दिया है। ठीक है, तो आप वाइन ही याद करना है यहाँ पे। तो डबल रोटी, दही नहीं दिया है हिंदी की एनसीईआरटी में। ठीक है, इंग्लिश में दिया है डबल रोटी, दही, शराब सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये क्या है? सूक्ष्म जीव मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रक्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, उनके कुछ प्रक्रम होते हैं उनसे बनता है। जैसे तुमने पढ़ा था एल्कोहल फर्मेंटेशन, जिससे एल्कोहल बनता है, इसी प्रक्रम से ठीक है, इसी टाइप के और ही प्रक्रम होते हैं जिनसे किण्वन होता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, जिनसे डबल रोटी वगैरह बनता है। तो ये भी क्या एक तरह से जैव प्रौद्योगिकी का ही, जो बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकता रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो, अगर अपन आज के टाइम पे मैंने वर्तमान समय में अगर अपन सीमित अर्थ में बायोटेक्नोलॉजी को, जैव प्रौद्योगिकी को देखें तो इसमें क्या वे सब प्रक्रम प्रक्रम आते हैं जिनमें क्या आनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग करके उपयुक्त पदार्थ यानी जैसे एंजाइम, हार्मोन का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है। मानो कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका डीएनए है, ठीक है, और ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, अभी इसका जेनेटिक सेम टू सेम है। अगर मानो ये एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, अगर मानो अपन को इस बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाना है और अपन को क्या करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपने ह्यूमन सेल से एक इंसुलिन का जीन लेंगे, उस जीन को अपन इस बैक्टीरिया की डीएनए में डाल देंगे। तो इससे क्या, तो इस डाल देंगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगेगा। और इससे तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो तो उसका खुद का तो था ही, साथ में इसमें एक इंसुलिन का जीन आ गया, यानी इसका जेनेटिक मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे जीवों को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आगे चलकर अनेक प्रक्रम और तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। देखो, आगे चल के क्या है, कई सारे प्रक्रम और तकनीकों का समावेश क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। जैसे कि क्या है, पात्र निषेचन, इन विट्रो निषेचन द्वारा परक नली शिशु का निर्माण। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें किसी फादर से उसका स्पर्म लेते हैं और मदर से ओवम लेते हैं, इन दोनों का यहाँ पे अपन फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इसके बाद ये जायगोट बनता है। इस जायगोट को अपन किसी भी मदर या सरोगेट, किसी भी मदर मतलब किसी फीमेल में उसको अपन अंदर उसके उसके यूटेरस में या फिर अपन कहीं भी यूटेरस में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है,
जीन का संश्लेषण, मतलब अपन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जीन को बना भी सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे डीएनए टीका का निर्माण, डीएनए वैक्सीन का निर्माण भी कर सकते हैं। दोषयुक्त जीन का सुधार, अगर मान लो किसी जीन में कोई दोष है तो उसका भी अपन सुधार कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, जीन थेरेपी बोलते हैं इसे। ये सभी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के भी मतलब बायोटेक्नोलॉजी के ही भाग हैं ये। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ईएफबी, इसे अच्छे से याद करना, इस पर क्वेश्चन आता है, के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है। मतलब ये ईएफपी है ना, वो एक मतलब एक संगठन है, इसने क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक परिभाषा दी है। इसमें क्या है, परंपरागत विचार और आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों का समावेश है। परंपरागत विचार मतलब जैसे दूध से दही का बनना, एल्कोहल का बनाना, और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके ये ये सारे उत्पाद प्राप्त करना। तो जो ईएफबी द्वारा परिभाषा दी गई उसमें क्या है, परंपरागत और आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी दोनों शामिल हैं। ईएफबी द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है। तो ईएफबी द्वारा जो परिभाषा दी है ना, वो क्या है, उत्पादों और सेवाओं के लिए। उत्पाद मतलब जैसे एल्कोहल, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक, और सेवाओं का मतलब होता है पीसीआर, ठीक है, और क्या, एलाइजा, ठीक है, ये होता है सेवाओं का। तो मतलब इन दोनों के लिए प्राक प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉर्मल बायोलॉजी, ठीक है, इनका प्लस इसके साथ, मतलब इसके साथ प्राकृतिक विज्ञान के साथ या तो जीवों को मिला लो, मतलब जीव मिला लो, या फिर इसके साथ जीव की कोई कोशिका मिला लो, ठीक है, या फिर इसके साथ किसी उस कोशिका का कोई एक अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, कुछ भी एक अंग मिला लो, ठीक है, या फिर प्राकृतिक विज्ञान प्लस आणविक अणु, मॉलिक्यूलर एनालॉग, मतलब उस कोशिका का कोई भी एक अणु, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन मतलब इनका समायोजन, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो भी उत्पाद या सेवा बनना है वो एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। ये है इसके अनुसार, मतलब कोई भी या तो प्राकृतिक विज्ञान जीवों का कॉम्बिनेशन समायोजन करके, या फिर प्राकृतिक विज्ञान कोशिकाओं का समायोजन करके, या फिर प्राकृतिक विज्ञान और कोशिका के अंग का समायोजन करके, या फिर प्राकृतिक विज्ञान और मॉलिक्यूलर मतलब कोशिका के किसी एक अणु का, इन दोनों को मिला के जो भी उत्पाद या सेवा बनेंगे वो सब एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। अपन आगे पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का नहीं है एक्चुअली, ये मैंने जोड़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फॉरेन जीन या डीएनए मतलब बाहरी जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वांछित जीन, मतलब जिसका मुझे नहीं पता इंग्लिश हिंदी क्या है, तो इसे याद कर लेना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड जीन यानी वांछित जीन, और एलियन जीन यानी विजातीय जीन। ये चारों के चारों नाम एक ही हैं, सेम है, ठीक है। ये अपन पूरे चैप्टर में ये सारे यूज करेंगे, इन सबका एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है जीन जिसे परपोषी जीव में स्थानांतरित करना चाहते हैं, मतलब ये ऐसा जीन है जिसे अपन परपोषी जीव में स्थानांतरित करना चाहते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे परपोषी जीव होता क्या है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, अब अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत क्या है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसके विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है, जैव रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम। इन दोनों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे आगे। अपन पढ़ते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों की उलट पुलट करते हैं, चीज़ों में बदलाव करते हैं, ठीक है। तो इस आनुवांशिक इंजीनियरिंग इस तकनीक में क्या करता है, इस तकनीक द्वारा जो आनुवांशिक पदार्थ
जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कि उसकी केमिस्ट्री में परिवर्तन करके, मतलब डीएनए की जो भी संरचना है, तुम्हें पता है डीएनए किससे किससे बना होता है, शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो इनकी इसकी डीएनए की जो केमिस्ट्री है उसमें परिवर्तन करके, ठीक है, इस डीएनए को कहाँ भेजेंगे, परपोषी जीव में प्रवेश कराएंगे। मानो ये डीन है, इसमें मैंने यहाँ पे परिवर्तन कर दिया, फिर इस डीन को क्या करूँगा मैं, जैसे ये बैक्टीरिया है इसको इस परपोषी जीव में प्रवेश करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं, मतलब इसका फिनोटाइप में परिवर्तन को देखते हैं। मानो कि जैसे ये बैक्टीरिया है, ये जनरली इंसुलिन नहीं बनाता है। अब मैंने एक ह्यूमन सेल ली, इससे मैंने इंसुलिन का जीन निकाला, तो यानी ठीक है, और इसे मैंने बैक्टीरिया का, इस यहाँ से मैंने बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, और बैक्टीरिया के डीएनए में मैंने इंसुलिन का जीन जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या होता है, इस परिवर्तित डीएनए को मैंने दोबारा बैक्टीरिया में डाला, मतलब या फिर इस बैक्टीरिया में या फिर दूसरे बैक्टीरिया में मैंने, मतलब जिसे अपन क्या बोलेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला मैंने। ठीक है, उसके बाद ये बैक्टीरिया क्या होगा, इंसुलिन बनाने लगेगा। तो मतलब ये क्या था, फिनोटाइप चेंज हो गया इस। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या तीन तीन स्टेप है। पहला है आनुवांशिक पता डीएनए आरएनए की रसायन में परिवर्तन करना है। दूसरा है उसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराना है उस डीएनए को। ठीक है, उसके बाद उसे क्या करना, उसका तो जो भी परपोषी है उसके फिनोटाइप में चेंज देखना है। ये तीन स्टेप अगर सही होंगे, इनमें से अगर एक भी नहीं होता है तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग प्रोसेस फेल हो जाएगी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जैव रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं देखो, अब मानो कि मैं ये कोई ईचेरिया कोलाई था जो जनरली इंसुलिन नहीं बनाता है, मैंने इसमें ह्यूमन इंसुलिन डाल के ये इंसुलिन बनाने लग गया। ठीक है, अब मुझे मैंने एक प्लेट ली, इस प्लेट में मुझे इस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना है। अब सोचो अगर ये प्लेट खुले में रखी रहेगी तो इसमें बहुत सारे फंजाई भी आ जाएंगे। ठीक है, अब फंजाई क्या आ जाएंगे, तो फंजाई आ जाएंगे तो इस प्लेट में इस बैक्टीरिया के लिए खाने के लिए मैंने ग्लूकोज वगैरह खाने की सामान भी दिया है। अगर ऐसे फंजाई आ गए तो वो इस पूरे खाने के सामान को पूरा खा जाएंगे, और तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया हमारा बैक्टीरिया है जिससे मैं इंसुलिन बनाना है, वो तो बेचारा खाने के बाद मर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो अब अपन यही करते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या देखते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में क्या करते हैं, रोगाणु रहित, मतलब एक माध्यम लिया, उसमें सिर्फ ओनली रोगाणु रहित, मतलब उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस कुछ भी नहीं होगा, या फिर सूक्ष्म जीव संदूषित रहित, मतलब माइक्रोबियल, कोई भी छोटे से छोटा जीव उसमें नहीं होगा। ऐसा वातावरण बना के, मतलब ये प्लेट का माध्यम बना के केवल वांछित सूक्ष्म जीव या सुकेंद्रीय कोशिकाओं को वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, जैसे टीके वगैरह, अपन प्रतिजैविक टीके एंजाइम वगैरह अपन उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, देखो रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम द्वारा अपन एक रोगाणु रहित या सूक्ष्म जीव रहित वातावरण बना लेते हैं, और इसमें अपन सिर्फ, अपन जैसे अपन को ईचीरिया कोलाई उगाना है, वृद्धि कराना है, तो अपन सिर्फ उसमें सिर्फ यही बैक्टीरिया रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई बैक्टीरिया नहीं होगा। वो इसमें खाना पीना खा के ग्रो वृद्धि करेगा और इंसुलिन बनाएगा, और यानी कोई भी एंटीबायोटिक हार्मोन बनाएगा जो कि अधिक मात्रा में बनाएगा। ठीक है, तो इस इसमें यही है। ठीक है, इसमें यही है कि मतलब सिर्फ एक वांछित सूक्ष्म जीव को अपन वृद्धि करा के अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक टीके हार्मोन बनाना। ठीक है, संभवतः आप लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। तो देखो, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। तो देखो, आप देखो सबको पता है कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन के फायदे ज़्यादा हैं। अपन वो देख लेते हैं क्या क्या फायदे हैं लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन की तुलना में। ठीक है, तो लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, विभिन्नता यानी बदलाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और क्या है, विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। यानी मानो कि जैसे कि एक काऊ है, वो अधिक दूध देती है। ठीक है, और एक बैल है जो अधिक पावरफुल है।
ठीक है। अब मानो इनका अपन ने लैंगिक जनन कराया, तो कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ इनका जिसमें अधिक मिल्क देने की क्षमता है और अधिक पावरफुल भी है वो, ठीक है। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया ना, एक मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन थे वो एक ही में आ गया, तो इसे बोलते हैं विशिष्ट आनुवंशिक व्यवस्था के संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। मतलब लैंगिक जनन में विभिन्नता और यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप इन दोनों के बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जीव या आबादी, मतलब ये इनमें से कुछ या तो जीव के लिए या फिर उस पॉपुलेशन के लिए लाभकारी हो सकते हैं और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक कैसे? जैसे सोचो कोई एक फीमेल है, उससे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और एक मेल है वो नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में लैंगिक जनन हुआ, क्या हुआ, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। तो एक तरह से, और ये बच्चा क्या है, मेल है, ठीक है। अब देखो फीमेल में जेनेटिक डिसऑर्डर था, लैंगिक जनन के कारण मेल में भी जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, तो ये क्या एक यूनिक जो कॉम्बिनेशन बना है जेनेटिक सेटअप का, वो क्या है, हानिकारक हो गया इस बच्चे के लिए, ठीक है। कभी कभी लाभदायक का अपन ने पहले पढ़ लिया था। जो अलैंगिक जनन होता है ना, वो क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित, मतलब आनुवांशिक सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, यानी इसमें इसमें बदलाव बदलाव नहीं होते हैं, ठीक है। और जो लैंगिक जनन होते हैं ना, उसमें क्या विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी बदलाव होते हैं। अपन आगे पढ़ते हैं, जो परंपरागत संकरण, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की विधियां हैं, मतलब परंपरागत संकरण है वो अपन किसके लिए यूज करते थे, पौधे और जंतु के जनन यानी ब्रीडिंग में अपन एक परंपरागत संकरण यूज करते थे, ठीक है। तो इस संकरण के द्वारा क्या होता था, इसके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश और गुणन हो जाता था, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये काऊ है और एक कोई उसका बैल है फीमेल, काऊ में अधिक दूध देने की क्षमता है, ठीक है। और बैल में क्या है, बैल की पावर भी अधिक है, अधिक शक्तिशाली है, दूसरा वो इंसक बहुत है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन में संकरण हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग कराई, तो इससे क्या एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें अधिक मिल्क देने की क्षमता थी, अधिक पावरफुल था, शक्तिशाली था, और वो बहुत हिंसक भी हो गया, ठीक है। लेकिन जब अपन ने इस संकरण अपन ने कराया कि भैया अपन को ऐसा बच्चा मिले जो अधिक दूध दे सके, मिल्क दे सके और अधिक पावरफुल हो, और अपन को ये वाला गुण नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी इसमें अधिक हिंसक, मतलब बहुत एग्रेसिव बच्चा पैदा हो गया, मतलब उसमें मतलब ये दो गुण तो है ही है, साथ में उसमें हिंसक वाला गुण भी आ गया, तो मतलब अपन को सिर्फ दो वांछित जीन चाहिए थे, ये इसके साथ एक अवांछित जीन भी आ गया, यही परंपरागत संकरण की कमी है, ठीक है। समावेश मतलब होता है कि किसी जीव में किसी नए जीन का आ जाना, और फिर इस जीन का, और गुणन मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जब एक जीव वृद्धि करेगा तो इस जीन को अपने बच्चों में भेजना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु, मतलब जो भी अवांछित जीन का समावेश और गुणन हो रहा है ना, इस कमी को दूर करने के लिए अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, जीन स्थानांतरण करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, इस, ठीक है। ये तीन करते हैं, इसमें अलग लिखा है एनसीईआरटी में थोड़ा। तो अपन आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किस किस का यूज करते हैं, पहला जीन क्लोनिंग का यूज करेंगे, दूसरा जीन स्थानांतरण का यूज करेंगे, और तीसरा अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से होगा क्या, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से क्या होगा, माना कि जैसे अपन पर इंसुलिन का जीन है, तो फिर अपन इस इंसुलिन के जीन को ही अपन जो भी, जैसे कोई ये बैक्टीरिया टारगेट ऑर्गेनिज्म है इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इंसुलिन का जीन अपने पास ऑलरेडी अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो वो इंसुलिन का ही है, तो उसमें सिर्फ इंसुलिन का जीन जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे हार्मोन का भी जा रहा है, ठीक है। तो
तो यही होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से क्या होता है, सिर्फ एक या एक से अधिक वांछित जीन अपन जो चुना हुआ जीव यानी टारगेट होंगे उसमें स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? अब ये शब्द बोल रहा है कि मानो कि ये कोई जीव है, मतलब कोई जीव है, इसमें अपन ने डीएनए का टुकड़ा इसे लिया और इस जीव में अपन ने इस बैक्टीरिया में, मान लो बैक्टीरिया ले लो, इस बैक्टीरिया में डाल दिया, तो इस बैक्टीरिया में इस डीएनए खंड का क्या होगा? ठीक है, अपन आगे देखते हैं। संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। देखो, जो अपन ने बैक्टीरिया में जो ये डीएनए का टुकड़ा डाला था, ये क्या इसकी संतति कोशिकाओं में आगे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं क्यों नहीं जाएगा और कब जाएगा। किंतु जब यह डीएनए आदाता रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है, तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत होता है। लेकिन देखो, अब अभी बोल रहा है कि अगर जैसे ये बैक्टीरिया है, अगर ये डीएनए, अगर अपन ने इस बैक्टीरिया में डाल दिया और ये डीएनए अगर इसके बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्वयं मल्टीप्लाई होके बैक्टीरिया के संतति कोशिकाओं में चला जाएगा। ठीक है, किंतु जब यह डीएनए आदाता रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाता है, तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाएगा, मतलब उसके बच्चों में चला जाएगा। मतलब कोई भी डीएनए है जिसे अपन किसी भी बैक्टीरिया आदाता मतलब रेसिपिएंट मतलब किसी दूसरे बैक्टीरिया के जीन डाल रहे हैं, अगर वो उसके जीनोम से जुड़ जाता है, तो क्या वो डीएनए का स्वयं मल्टीप्लाई होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और क्या वो परपोषी डीएनए के साथ, मतलब जो दूसरे बैक्टीरिया पर ओस्ट जिसे बोलते हैं, उसका डीएनए उसके साथ साथ उसके बच्चों में वंशागत हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि यह विजातीय डीएनए खंड, जो मतलब एलियन डीएनए खंड, मतलब जो अपन बाहर से डाल रहे हैं, गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो मतलब क्या होता है, जैसे अपन ये डीएनए खंड किसी बैक्टीरिया में डालते हैं, तो ये क्या, जब ये बैक्टीरिया के डीएनए का एक हिस्सा हो जाता है, तो क्या होता है, इस डीएनए खंड में प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं, एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस होता है, जिसे प्रतिकृति रेप्लिकेशन का उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और जो रेप्लिकेशन प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो देखो, कोई सा भी अपन एक क्रोमोसोम ले लो, कोई सा भी गुणसूत्र ले लो, जैसे ये गुणसूत्र है, इसमें एक विशेष सीक्वेंस होता है, माना कि ये रहा। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतियां, मतलब इसकी डबल कॉपी बनाने, मतलब सेम कॉपी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ORI बोलते हैं। ठीक है, और जब भी अपन कोई भारी डीएनए डालते हैं, अगर वो ORI से जुड़ जाता है, तो वो भी रेप्लिकेट यानी मल्टीप्लाई होने की क्षमता रखता है। अगर ORI से नहीं जुड़ेगा तो वो मल्टीप्लाई कभी नहीं हो पाएगा। अब देखो, वही बात है, किसी भी जीव में किसी भी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब जब मान लो जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, उसमें अगर अपन कोई भी की विजातीय मतलब कोई भारी डीएनए डाल रहे हैं, अगर ये भारी डीएनए इसमें मल्टीप्लाई हो, मतलब अपनी संख्या बनाए, अपनी कॉपी बनाए, और ये बच्चों में पहुंचे भारी डीएनए, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इस भारी डीएनए को जो बैक्टीरिया का एक गुणसूत्र है उसमें एक विशिष्ट अनुक्रम है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ORI। ठीक है, ठीक है, उससे इस भारी डीएनए को उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ORI से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये गुणित हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीयकरण परपोषी जीव में स्वयं रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई हो सके।
तो देखो इस प्रकार क्या होता है, कोई भी जो बाहर का डीएनए होता है जब अपन किसी बैक्टीरिया या वायरस में भेजते हैं तो वो उसकी तो जो भारी डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के, ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये इसका प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये भारी डीएनए है। जब अपन इसको अंदर भेजेंगे, ठीक है, तो जब ये भारी डीएनए होता है, जो भारी डीएनए होता है जब ये बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है, जैसे ये जुड़ गया, ठीक है, ठीक है, तो जो भारी डीएनए है ना वो क्या है, बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ गया। अब एक बैक्टीरिया के डीएनए में क्या है, ओआरआई है, यानी कि एक तरह से ओआरआई से जुड़ गया। तो अब ये जो भारी डीएनए है वो इसकी संतति कोशिकाओं में चला जाएगा, जैसे ये चला गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई भारी डीएनए ओआरआई से जुड़ जाता है तो वो स्वयं रेप्लिकेट मतलब अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेगा, और मल्टीप्लाई मतलब एक से अधिक कॉपी बना लेगा, ठीक है। अब देखो क्लोनिंग क्या होती है, एक चीज से उसी के जैसी दूसरी चीज बनना क्या होता है, क्लोनिंग कहलाता है। अब देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, अब ये डीएनए का खंड है, वो क्या कई सारी कॉपी बना रहा है अपनी जैसी, अपनी संतति कोशिकाओं में, ठीक है, कई सारी कॉपी बना रहा है अपनी जैसी, तो इसे अपन क्या क्लोनिंग भी कह सकते हैं। या फिर अपन आगे पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक टेम्पलेट डीएनए होता है, ठीक है, और उसकी कई सारी मल्टीपल आइडेंटिटी, एक टेम्पलेट डीएनए होता है और उसकी कई, इस टेम्पलेट डीएनए को आधार मान के डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, वो इसकी कई सारी कॉपी बना देता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी का निर्माण। तो जो एलियन जो भारी डीएनए है जब ओआरआई से जुड़ जाता है तो वो क्या क्लोनिंग मतलब उसी जीन की कई सारी कॉपी बनाता है, या फिर टेम्पलेट डीएनए की कई सारी मल्टीपल एक समान बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, ठीक है। अब एक कृत्रिम पुनर्युगत डीएनए अणु, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का निर्माण कैसे होता है। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखो कोई भी जनरली जैसे तुमने पहले पढ़ा होगा क्लास 11 वगैरह में, जैसे बैक्टीरिया होता है तो उसमें एक तो होता है इस टाइप का डीएनए, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होता है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है। दूसरा कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, मतलब ये गोल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, मतलब ये तो पाया जाता है पहला, और कुछ में ये प्लाज्मिड पाया जाता है दूसरा, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, दिख रहा है, और क्या गुणसूत्र बाहर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोमल डीएनए, और ये दूसरा ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, ठीक है। और ये क्या स्वतः प्रतिकृति करता है, और ये इसमें क्या रहती है, ये अपनी कॉपी स्वयं बना सकता है, ठीक है, अपनी कॉपी स्वयं बना सकता है। इसके लिए इसको क्रोमोसोमल डीएनए की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो कि अब अपन बात करेंगे प्रथम पुनर्युगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो देखो कैसे हुआ, एक मानो ये साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका एक खुद का एक न्यूक्लियोइड है, खुद का क्रोमोसोमल, एक इसका प्लाज्मिड है, ठीक है। इसका जो साल्मोनेला टाइपी होता है ना, साल्मोनेला टाइपी म्यूरियम होता है ना, इसका प्लाज्मिड होता है ना, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रदान करता है, मतलब इसमें ये मान लो जैसे इसका ए वाला हिस्सा, ये क्या है, एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, मतलब ये वाला जीन इस बैक्टीरिया को किसी किसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो क्या किया गया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए क्या किया था, सॉरी दोबारा बना देता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या किया गया था, जो साल्मोनेला टाइपीमोरियम था। ठीक है, इसका 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 मानो किसी एक में से एक प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। ठीक है, और साथ में मानो, ठीक है, उससे क्या किया, अब इसमें क्या है देखो, इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था इसको अपन ने काट कर निकाल लिया था। अब डीएनए को काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो ये डीएनए का टुकड़ा काट के निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से अपन को मिल गया डीएनए का टुकड़ा जिसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, एक और साल्मोनेला टाइपी लिया, या फिर इसी को लिया, एक और साल्मोनेला टाइपी लिया, उसका ये था। ठीक है, उसमें एक प्लाज्मिड भी था। ठीक है, इसको इस साल्मोनेला टाइपी से ये अपन ने प्लाज्मिड निकाल लिया। ठीक है, इसको भी अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया, तो ये भी ऐसे बन गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मिला के, इन दोनों को एक माध्यम में मिला के एक प्लेट में रख के डीएनए लाइगेज डाला। डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए को जोड़ता है। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो किस टाइप की संरचना बन जाएगी, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गया प्लाज्मिड का हिस्सा। ठीक है, और ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले में दो चीज़ें हैं, एक तो प्लाज्मिड है, ये क्या है, वेक्टर की तरह काम करेगा। दूसरा एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक जीन है, डिजायर्ड जीन है। ठीक है, तो ये किस टाइप से काम करेगा, ये हो गया डिजायर्ड जीन हो गया। तो इसमें क्या है, दो जीन है। ठीक है, भले ही वो मतलब एक ही बैक्टीरिया से ली गए हैं पर दूसरे बैक्टीरिया से लिया है ना, तो इसमें दो जीन है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस प्रकार से बना। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसे क्या ई कोलाई था, ई कोलाई में इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे ये आ गया इसमें, उसका एक ई कोलाई ने अपने कई सारे बच्चे पैदा किए, जिनमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है, इस तरह से एक तरह से ये हो गया रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आरडी। ठीक है, तो अपन आगे अब इसे ही पढ़ते हैं। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइपीमोरियम के सहज मतलब सॉल्मिनेला बैक्टीरिया, उसी का खुद का प्लाज्मिड यूज किया था। इसमें प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। मतलब जो साल्मोनेला का सहज प्लाज्मिड था उसमें अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ा, उससे क्या है प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। ठीक है, तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसमें क्या क्या होता है, पहला तो वेक्टर होता है, वेक्टर का डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है, डिजायर्ड जीन या वांछित जीन होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे पढ़ते हैं।
तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो क्या, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयन ने 1972 में बनाया था। उसने क्या किया था, उसने क्या एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काट कर, वही साल्विना टाइपी का जो प्लाज्मिड था ना, जो साल्विना टाइपी का एक उसने क्या किया था 1972 जो प्लाज्मिड था उससे क्या किया, एक डीएनए का एक टुकड़ा काटा था, डीएनए का एक पीस काटा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, इसको आइसोलेट कर कर किया था। और इसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उसने क्या किया, जो दूसरा साल्मोनेला लिया उसका जो प्लाज्मिड था उसमें इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया, ठीक है। और इसको फिर ई कोलाई में इस प्लाज्मिड को डाल दिया। तो इस प्रकार से पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई थी, उन्होंने कर दी थी, ठीक है। आणविक कैंची, मॉलिकुलर सीजर कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटना संभव हो चुका। तो देखो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनको उनको क्या बोलते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। इसकी इसके इससे क्या होता है, जैसे देखो जब जो घरों में कैंची होती है उससे अपन कपड़े को ऐसे काट सकते हैं, इसी प्रकार से जो डीएनए होता है, ठीक है, इसको इसको काटने के लिए अपन जो एंजाइम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। वो डीएनए को बीच में से या कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है, जो अपन ने काटा था, ठीक है। अब कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। जैसे अपन ने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, और जो प्लाज्मिड था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाता है ना, तो किससे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यह प्लाज्मिड डीएनए, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो क्या है, वेक्टर की तरह कार्य करता है, मतलब एक टैक्सी या वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कहाँ पहुंचाता है, ई कोलाई में पहुंचाता है और उसके बच्चों में ही पहुंचाता है। वही है प्लाज्मिड डीएनए, क्या वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। मतलब अपन प्लाज्मिड के साथ जो भी डीएनए जोड़ देंगे वो इसके साथ बच्चों में ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे जो मच्छर होता है वो क्या है, कीट संभाग इंसेक्ट वेक्टर के रूप में काम करता है, और ये क्या करता है, मलेरिया परजीवी को कहाँ पहुंचाता था, मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार प्लाज्मिड होता है, ठीक इसी प्रकार जो प्लाज्मिड होता है ना, वो क्या है, वेक्टर संभाग के रूप में कार्य कर, प्लाज्मिड मानो ये है, इसके साथ अपन कोई भी डीएनए जोड़ देंगे, जैसे ये डीएनए जोड़ दिया, ठीक है, मतलब कोई भी विजातीय डीएनए खंड को जोड़ के, तो इसे अपन परपोसी मतलब किसी भी दूसरे बैक्टीरिया अपन इसको भेज सकते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संभाग यानी वेक्टर के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम डीएनए लाइगेज। अपन ने जोड़ा था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था और जो प्लाज्मिड था, इन दोनों को अपन ने किससे जोड़ा था, डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ा था। ये क्या करता है, जो डीएनए अणु के कटे हुए भागों पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ देता है। क्या डीएनए लाइगेज कहता है, जैसे ये कटा हुआ भाग है, ये भी कटा हुआ भाग है, इसका भी ये कटा हुआ भाग है, इन पे काम करके इसके किनारों को जोड़ के क्या बना देगा, वो इस टाइप से जोड़ देगा वो, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा ना, अपन ने पूरा प्रोसेस मैंने बताया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाता है उसमें। तो देखो अब जोड़ने से क्या बनता है, इससे क्या होता है, इन विट्रो यानी एक पात्र में गोलाकार यानी सर्कुलर बने, क्योंकि ये प्लाज्मिड हो गया और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया अपने केस में, तो इससे गोलाकार संरचना बन गई, गोलाकार संरचना बन रही है। और कहाँ बन रही है, पात्र में, इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर पात्र में बन रही है। स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले मतलब जो अब देखो ये क्या है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो क्या प्लाज्मिड से जुड़ गया है, तो जब प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा तो इसकी भी कॉपी बन जाएंगी, ठीक है।
तो मतलब क्या होता है, जो स्वतः प्रतिकृति बनाने की भी क्षमता होती है। क्या डीएनए के नए संयोजन का निर्माण होता है कैसे? जो प्लाज्मिड था उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या दूसरा कोई जीन जुड़ गया तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। मैंने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या होता है, एक तो वेक्टर होता है प्लस एक डिजायर्ड या वांछित जीन होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ईस्टीरिया कोलाई साल्मोनेल जीवाणु से काफ़ी मिलता जुलता है। जो ईस्टीरिया कोलाई होता है ना, वो क्या है, साल्मोनेल जीवाणु से काफ़ी मिलता जुलता है। तभी मैंने बताया था वो जो अपन ने साल फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाया था वो साल्मोनेल जीवाणु से बनाया था, लेकिन उसे भेजा किस में था, ईस्टीरिया कोलाई में भेजा था। जब है डीएनए ईस्टीरिया कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, आज ही मैं बता चुका हूँ क्या, जब यह डीएनए जो मतलब प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए जुड़ा है, ठीक है, ईचिया कोलाई में स्थानांतरित किया था, तो वह नए प्रपोसी के डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके अनेक प्रतिकृति बना लेता है, ठीक है। तो जैसे मानो ये सोचो ये प्लाज्मिड था, ठीक है, जब इस प्लाज्मिड को मैंने एक ईचिरिया कोलाई के अंदर डाला, ठीक है, तो इसने क्या किया, ईचिरिया कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज था, डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया, तो इस प्लाज्मिड ने क्या किया, इसके डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके अपनी कई सारी कॉपी बना ली, ठीक है, अपनी कई सारी कॉपी बना ली, यही सब इसमें लिखा है। ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति बनाने की क्षमता, ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाती है। अब जैसे ये मान लो जैसे ई कोलाई है, इसमें जो अपन ने प्लाज्मिड डाला था जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, तो इसकी जो कॉपी बनाने की क्षमता है, ठीक है, एंटी यानी प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कॉपी बनाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, ई कोलाई में ही प्रतिजैविक जो जो इसके साथ क्या है, देखो प्लाज्मिड के साथ क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनकी भी कॉपी बन रही है, तो मतलब इसकी क्लोनिंग भी कहलाएगी, मतलब प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग भी कहलाएगी, ठीक है। जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत तीन चरण है। अपन को किसी भी जीव को अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, मतलब उसके जेनेटिक में अंतर मॉडिफिकेशन रूपांतरण करना है, तो उसके लिए तीन चरण हैं। सबसे पहला चरण क्या है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। अब जैसे मान लो मुझे बैक्टीरिया मॉडिफाई करना है, एक बैक्टीरिया है उससे मुझे क्या इंसुलिन बनवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ह्यूमन सेल लूँगा, उसमें से एक इसमें से एक जैसे जैसे ये डीएनए का खंड है, इसके इस वाले पार्ट में इंसुलिन जीन है, तो मैं पहले तो वांछित जीन मतलब इंसुलिन जिस मुझे इंसुलिन चाहिए, तो वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, तो मैंने क्या वांछित जीन युक्त डीएनए खंड की पहचान कर ली, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या है, चिन्हित डीएनए का परपोसी में स्थानांतरण। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने ये डीएनए बनाया, जो ये इंसुलिन का डीएनए है, अब इसको मुझे क्या है परपोसी बैक्टीरिया में स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको मुझे स्थानांतरित करना है, ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, स्थानांतरित डीएनए को परपोसी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ईचरिया कोलाई है, तो इसमें मैंने जो जो स्थानांतरित डीएनए किया है जो है, इसे परपोसी में स्थानांतरित करता, और साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि ये जो इंसुलिन का जीन है वो इसके
बैक्टीरिया की संतति में भी जाए। ठीक है, इसमें सुरक्षित रखना और साथ में ये जीन इसके बच्चों में जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसको भी देखना। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहला है वांछित जीनयुक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए परपुष्प स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपुष्प में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके ये पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।